कैसे हो तुम सारे? आई होप सब तुम लोग अच्छे होगे। तो भाई अब जैसा तुम समझ रहे हो कि भाई यूएस से ईरान वॉर चल रहा है। तो आखिर ये वॉर क्यों हो रहा है, क्या चीजें हुई, पास्ट में क्या चीजें हुई और कैसे करते करते ये सारी चीजें यहाँ तक पहुंच गई, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हें डिटेल में समझा सकूं कि आखिर ये सब हुआ क्यों है। उसके साथ साथ भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। मेरे लिए वही बहुत है, ताकि मैं और ज्यादा मेहनत कर कर और वीडियोस बनाऊं तुम्हारे लिए। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों। तो भाई एक चीज समझ लो, ईरान सबसे ज्यादा एनर्जी रिजर्व ईरान के पास है। और अगर ईरान को कल को कुछ हो जाता है या एनर्जी सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है, अभी तुम देख ही रहे हो कैसी क्राइसिस चल रही है, इससे बहुत ज्यादा वर्स हो सकता है, 10 टाइम्स वर्स हो सकता है जब बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान के पास, जहां से 20% ग्लोबल ऑयल जाता है। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे आखिर ये सब है क्या। तो भाई एक एक करके बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1950s के दौरान। 1950s के दौरान ईरान जैसी जगह लोगों को पता चली कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा तेल है। ठीक है, बहुत ज्यादा तेल है, तो जितनी भी वेस्ट कंट्रीज हैं वहां से ब्रिटेन और यूएसए उठकर आया और उसने क्या किया, ईरान पर कब्जा करना चालू किया और एक एग्रीमेंट साइन करा लिया। ठीक है, यहाँ कोने में तुम मेरे ऊपर देख पा रहे होगे एग्रीमेंट का नाम। इस एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज था कि भाई कुछ भी हो जाए, जमीन पे जो फैक्ट्री लगेगी वो ब्रिटिश और यूएसए इनके कंट्रोल में रहेगी, वेस्ट कंट्रीज के कंट्रोल में रहेगी। और वहां से जो ऑयल निकलता है उसका भी फायदा 90% ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कंट्रीज को ही मिलेगा। तो भाई ये चीजें हुई। ये चीजें होने के बाद ये सब तो 1950 में हुआ, लेकिन 1951 में पीएम आते हैं, पीएम मूसादे। उस टाइम तक भाई ईरान के अंदर जितना भी 16% क्रूड ऑयल हो गया, 31% जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारे के सारे ईरान सप्लाई कर रहा था किसको, यूएसए और ब्रिटेन को। लेकिन 1951 में जैसे ही पीएम मूसादे आते हैं, ये क्या करते हैं कि भाई नेशनलाइज कर देते हैं कि जो भी ऑयल रिलेटेड चीज मिलेगी उस पर किसी और कंट्री का हक बाद में होगा, सबसे पहला हक वहां के लोगों का है जहां से वो चीजें निकली हैं। उसके बाद उन्होंने और भी सारी चीजें की। और ये चीजें देख के देखो, अब क्योंकि यूएसए को और ब्रिटेन को इतना सब कुछ मिल रहा था, अब एकदम से अगर नेशनलाइज कर दिया ऑयल को तो उनकी तो जल के चार हो जाएगी। यही चीजें हुई। उन्होंने ये डर था कि भाई अब ईरान उठ के सोवियत यूनियन के पास चला गया तो भाई हम वीक पड़ जाएंगे। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहते। ये जो नेशनलाइजेशन है इससे पैसे का तो नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन आगे फियर ये भी है कि भाई ये सोवियत यूनियन के पास चला गया तो हम तो पूरे तरीके से लुट जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते फिर। तो इसीलिए दोनों यूएसए और ब्रिटेन की सीक्रेट एजेंसी सीआईए और MI16 ने ऑपरेशन एजेक्स करके ऑपरेशन चलाया, जिसके अंदर इन्होंने सबसे पहली चीज क्या की, वो जो पीएम है जो इतना ज्यादा खटक रहा था इनकी आंखों में, उसे उठा के जेल में डाला। और पहले से वहां पर मोहम्मद रजा पहलवी थे, ठीक है, जो एक तरीके से रॉयल फैमिली से आते थे, उनको दे दी सारी पावर। और उनको सारी पावर देने के बाद ये सारी चीजें कि भाई तुम्हारे पास सारी पावर है और अब हमारे हिसाब से चल लेना। अब भाई अगर उसे इतनी पावर मिल रही है तो भाई ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं। तो भाई एक पपेट की तरह बन गए, पपेट की तरह बन गए। तो इस स्टेट में आते आते ईरान क्या बन गया, अब यूएसए का एक अलाइन स्टेट बन गया, बहुत ही ट्रस्टेड मेंबर, जिससे बहुत सारी चीजें यूएसए ले सकता था। उसके साथ साथ भाई ये जो रजा पहलवी थे, इन्होंने आते ही ईरान के अंदर वेस्टर्न सिस्टम इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसा तुम समझते हो भाई, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इस्लामिक इन्फ्लुएंस है। ठीक है, वहां के लोग बहुत ज्यादा धर्म को लेके कट्टर हैं। उनके कुछ रूल्स होते हैं अपनी फीमेल्स को लेके, भाई सब लोग प्रॉपर ड्रेसिंग में करेंगे। और क्या कहते हैं, कुछ काम है जो सिर्फ फीमेल्स करेंगी, कुछ काम है सिर्फ मेल करेंगे, उसमें फीमेल दखल अंदाजी नहीं देगी। लेकिन वेस्टर्न सिस्टम आने लगा, लड़कियों के कपड़े छोटे होने लग गए, उसके साथ साथ उन्हें फ्रीडम मिला। मतलब जितना फ्रीडम ये लोग दे रहे थे उससे ज्यादा फ्रीडम मिला वेस्टर्न सिस्टम आने के बाद।
ये चीजें देखते देखते भाई यूएसए ने और भी प्लान्स बनाए थे। यूएसए जानता था कि भाई सोवियत यूनियन है साइड में, ठीक है, और मिडल ईस्ट है, उनके बीच में ईरान आता है। तो ईरान पे अगर हम काबू कर लें, तो ईरान पे काबू करने से क्या होगा कि सोवियत यूनियन को ना पेट्रोल नहीं हम निकालने देंगे, और पेट्रोल की सप्लाई काट देते हैं उनकी। कैसे? ना मिडल ईस्ट का कोई भी चीज वो ले पाएंगे और सोवियत यूनियन वीक हो जाएगा। तो जियोपॉलिटिक्स में तो भाई ये चक्कर चलता ही रहता है कि भाई ये वीक हो जाए, हम ज्यादा पावरफुल रहे। हर किसी का अपर हैंड होना जरूरी है। जिस कंट्री का हो जाए उसकी वही कंडीशन हो जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये चीजें हुई, तो यूएसए ने क्या किया, और स्ट्रेंथन करने के लिए ईरान को, ईरान की जो तेहरान यूनिवर्सिटी है वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। वहां पे उन्होंने न्यूक्लियर नॉलेज दी, न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाते हैं, कैसे न्यूक्लियर की चीजें और भी चीजों में यूज होती है, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को समझाया। इनफैक्ट ईरान के बहुत सारे लोगों को ये यूएस से भी लेके आए, वहां पे उन्हें अच्छी तरह पढ़ाया और इस चीज के बारे में पूरा इक्विप किया, और वापस ईरान में जाकर इस फैसिलिटी को फिर चलाया। तो ऐसे ऐसे करके भाई पूरे तरीके से इक्विप्ड किया 1957 के अंदर। उसके बाद भाई एक साल या 2 साल या फिर कई टाइम तक कुछ कुछ चीजें ईरान के अंदर आई, उसको ठीक किया, पूरा सपोर्ट था उनका। उसके साथ साथ 1974 के अंदर यूएसए ने देखा कि भाई ईरान और मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर पेट्रोल बहुत सही है, और पेट्रोल क्या है, एक यूनिवर्सल कमोडिटी है, सबको पेट्रोल चाहिए। आप कुछ भी चीज कर रहे हैं, आपको उसमें पेट्रोल तो चाहिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम देखें घर में, ठीक है, आग जलाने के लिए वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जरूरी है। मतलब एक पेट्रोल जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह हो जाता है किसी भी देश के लिए। तो भाई उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, इसको ना पूरे मिडिल ईस्ट को काबू कर लेते हैं। तो ये लोग गए पूरे मिडिल ईस्ट, सऊदी वाउदी के अंदर, सऊदी अरेबिया में, और उन्हें समझाया कि भाई तुम एक काम करो कि डॉलर्स लो, और अपने पेट्रोल को डॉलर्स में बेचो। अब वही बात है भाई, क्यों बेचे हम? ठीक है, वहां के राजा ने पूछा क्यों बेचे भाई, क्या रीजन है? मैं भाई तुम अगर डॉलर्स में बेचते हो तो हम क्या करेंगे ना, यूएसए तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट देगा। मिलिट्री सपोर्ट के लिए हम यहाँ वहां तुम्हारे कैंप्स बनाएंगे। कल को अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करता है तो एक काम करते हैं कि हम तुम्हें पूरे तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। अब भाई इस्लामिक कंट्रीज के अंदर होता क्या है कि भाई रिलीजियस अपोजिशन बहुत ज्यादा है। कल को कोई उठ के कोई दंगा वंगा करने लग जाए, या फिर और कोई देश आके ऊपर चढ़ने लग जाए, तो भाई सपोर्ट तो चाहिए ना। तो इसके लिए वो मान गए, चलो ठीक है। यूएसए का उस टाइम दबदबा भी बहुत था, उसकी करेंसी ऑलरेडी फ्लो कर रही थी। ये समझ जाते हैं कि भाई चलो यूएसए की बैकिंग हो जाएगी तो हमें आगे जाके फायदा ही होगा, और कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा तो भाई हमारे लिए बहुत सही है। और कुछ लोग थे भाई उस टाइम पर जो सऊदी का जैसा कंडीशन था ना उसको वेस्टर्न में लाना चाहते थे, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस डालना चाहते थे उनको। आज भी ये चीजें चल रही हैं कि सऊदी की कई सारी ऐसी चीजें, फॉर एग्जांपल दुबई है ना, दुबई के जो प्रिंस हैं वो यही चाहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन आए वहां पर, वहां पर लोग वेस्ट की तरह रहें, फ्री रहें बिल्कुल। क्योंकि इस्लामिक रिजीम के अंदर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनसे वो थक चुके थे। तो भाई इस तरीके से एक डॉलर की डोमिनेंस बढ़ा दी पूरी दुनिया में यूएसए ने। किसकी मदद से? सऊदी अरेबिया को काबू करके। और सऊदी अरेबिया ने भाई और जगह पे चीजें चुनी, फॉर एग्जाम्पल कुवैत को समझाया, कतर को समझाया, और ईरान को समझाया, और इस तरीके से एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया। सिस्टम तैयार करने के बाद भाई ये सारी कंट्रीज थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि सऊदी की बहुत चलती थी तो ये सारे मान गए एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन उसके बाद भाई एक चीज होती है, ये जो अपने मोहम्मद रजा पहलवी है ना ईरान के अंदर, इनके अपोजिट में खड़े हुए थे आयतुल्लाह खमेनी। जब वो पावर में थे तब तो भाई इनकी कुछ चली नहीं, तो इनको भागना पड़ा था दूसरे देश में। लेकिन 1979 के अंदर सब लोग ना शाह से बहुत ज्यादा तंग हो गए थे कि भाई ये क्या वेस्टर्न सिस्टम अपना रखा है। वही बात है, आप जिस रिजीम पे चल रहे हैं, आप रूल्स इस्लाम वाले ही सारों को अच्छे लग रहे थे, तो भाई कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे रहे हैं लड़कियों को, ये सब हो रहा है। ऊपर से है ना वेस्टर्नाइजेशन के अंदर अल्कोहल और ये सब चीजें भी आ जाती है, तो इन चीजों से खराब थे। और बहुत ज्यादा खुंदस भी थी भाई लोगों के अंदर
कि भाई हमारा जो इलेक्टेड पीएम है उसको हटा के तुमने शाह को पावर दी है, तो तुम होते कौन हो? हमने खुद इलेक्ट करके वो पीएम बनाया था, तुमने वो जेल में डाल दिया, उसको मरवा दिया, है ना? तो ये चीजें ओपोजिशन इन्होंने यूज की। आयतुल्ला खमेनी पावर में आए 1979 के अंदर। आयतुल्ला खमेनी ने आते ही सबसे पहले क्या किया, यूएसए के साथ बहुत खुंदस्ती हुई इनकी। इन्होंने आते ही ईरान के अंदर जो यूएसए की एम्बेसी थी वहां पर लोगों को पकड़ लिया और भाई तगड़े तरीके से टॉर्चर किया, उनको बांध बांध के रखा कुछ, है ना, 200 समथिंग दिनों तक, और अच्छी तरह मतलब उनकी खातिरदारी की और इन्हें वापस भी नहीं किया। और बहुत मतलब पूरे तरीके से यूएसए को किलसाने के बाद ना तब वो वापस करे थे। और इनका आगे का प्लान ये था कि भाई हम एक काम करते हैं, मतलब ये जो ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया है ना, इसे हम पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाएंगे। और जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये तुम्हारे जो पपेट्स हो रखे हैं, जो तुमने बेसिस वेसिस बना रखे हैं, जो ये सारी कंट्रीज जो है वेस्टर्नाइजेशन का ख्वाब देख रही हैं, ये बहुत गलत है। इस्लामिक रूल सबसे बेस्ट है। तो एक फ्यूचर प्लान था इनके पास कि भाई पूरे मिडिल ईस्ट को हम इस्लामिक रिजीम की तरह डाल देंगे। तो ये सब चीजें थी। इस चीज को लेके भाई वॉर भी छिड़ी ईरान और इराक के अंदर 1980 से लेके 1988 तक वॉर भी छिड़ी। वॉर में क्या हुआ कि इराक ने ईरान के ऊपर केमिकल बॉम्बिंग करी, है ना, केमिकल से यूज होने वाली चीजें की, जिसको लेके ईरान में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। बहुत डिस्ट्रक्शन होने के बाद जैसे एक फेमस है सरदस्त केमिकल अटैक, तुम देखोगे तो वहां पर बहुत सारे लोग मरे थे। इस चीज को लेके भाई ये लोग गए, यूएन भी गए, यहाँ वहां हर जगह इन्होंने माथा मारा जब ये वॉर वॉर हुई। और ऐसा भी नहीं कि इसमें इराक जीत गया हो, ईरान पे इराक भारी पड़ा था, हाँ ये चीजें हैं, दोनों पार्टी भारी पड़ी थी, लेकिन एक टाइम के बाद रुक गया था सारा सिस्टम। और ये जो केमिकल अटैक हुआ था ना, इसको लेके बैकिंग किसने की थी? यूएसए ने बैकिंग की थी। यूएसए ने देखा था कि भाई एक काम करते हैं, इराक की मदद करते हैं और ईरान को कैसे ना कैसे कमजोर करते हैं, ये कुछ ज्यादा ही हमारे अगेंस्ट हो रहा है। तो वही बात है कि भाई दो लड़ते रहेंगे, हम उसको सपोर्ट करते हैं जिससे फिर हमारा एजेंडा आगे सही हो, क्योंकि इनके चक्कर में हमारा जो पेट्रोल का सिस्टम है, जो हमने पेट्रोल वाला चालू किया था, वो सब हो गया खत्म। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि भाई हमें दोबारा से जो केमिकल न्यूक्लियर पावर वगैरह उसको चालू करना चाहिए, है ना, जो न्यूक्लियर पावर पहले शाह के टाइम पे संभाली हुई थी उसे फिर से चालू कर दें। लेकिन ये जो अपने खमेनी है, इन्होंने कहा था कि नहीं देखो, केमिकल अटैक्स करना बहुत गलत है, ये चीजें बहुत गलत है, हमें करना ही नहीं चाहिए। इसको लेके भाई आगे सुनवाई भी हुई कि यूएन में भी गए कि भाई हमने तो अटैक नहीं किया था केमिकल, हमने तो ऐसे अटैक किया था, हमारे पास वैसे ही अटैक करो, हमारी नॉर्मल जनता को क्यों मार रहे हो? लेकिन जब तक भाई आयतुल्ला खमेनी थे, इन्होंने कभी भी न्यूक्लियर को सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने कहा भाई न्यूक्लियर तो नहीं होना चाहिए, है ना, वो मास डिस्ट्रक्शन है, इतनी ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी ये थी। लेकिन जैसे इनकी डेथ होती है 1989 के अंदर, अली खमेनी जो है वो पावर में आते हैं। अली खमेनी इसके बाद इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हिमाज हो गए, हजबुल्ला हो गए, इन सबको पकड़ा और इनको फंड करना चालू किया। और बदले में ये लोग क्या करते थे, इनके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था, किसके अगेंस्ट? इराक के अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट, और जितनी भी ये सऊदी की रॉयल फैमिलीज थी इन सब के अगेंस्ट। इन सबको फंड किया, इनसे कहीं ना कहीं वहां पे हमले करवाए, जिससे किसी भी तरीके से वो कंट्रीज कमजोर हो। कमजोर कमजोर करने के बाद ये सारे ये सोच रहे थे कि ये सब चीजें तो हो रही हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो और देश थे वहां पे ऑर्डर का माहौल था, वो ये सोच रहे थे कि भाई ये कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है ना, कल को अगर सारी जगह इस्लाम का रूल आ जाता है तो ये कहीं सबका मालिक ना बन के बैठ जाए, फिर तो यही होगा ना, जिसकी हुकूमत ईरान के अंदर है वो पूरे इस्लामिक रिजीम का लीडर बन जाएगा। तो ये भी डर था। दूसरा डर ये था कि भाई कल को अगर इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब वगैरह और ये सब चीजें कर ली, है ना, एटॉमिक वेपन्स बना लिए, फिर क्या करेंगे? फिर तो चाहे यूएसए के बेस बने रहे चाहे नहीं बने, एक एटॉमिक बॉम्ब मारेंगे सब कुछ खलास हो जाएगा।
तो भाई ईरान जो है वो यूएसए के पास गया कि भाई समझाओ यार क्या कुछ करें। तो ये सारे फियर कहीं ना कहीं बाकी देशों के अंदर थे ईरान को लेकर। ईरान ने क्या किया, ईरान ने वही कि अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट चालू करो। अब भाई अयतुल्ला खमेनी खिलाफ थे, ये थोड़ी है। तो इन्होंने अपना एनरिचमेंट चालू किया। एनरिचमेंट के अंदर होता क्या है कि 1 से 3% अगर करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगा, ठीक है। उसमें जो एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होगी। लेकिन अगर 90% कर दिया, एक प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आइसोटोप्स वगैरह निकलते हैं यूरेनियम के, इसमें एक पर्टिकुलर आइसोटोप ही यूज होता है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन को जब बढ़ाया जाता है उससे और एनर्जी बनती है। तो अगर उसे 3% तक बढ़ाया तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होगी। लेकिन अगर उसी एनर्जी को 90% तक बढ़ा दिया तो उससे फिर एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बन सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई फिर से रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल कमिटीज को पता लगा कि भाई ये तो बॉम्ब बना रहे हैं। अब कोई भी कंट्री या कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि कोई कंट्री एटॉमिक बॉम्ब बना ले, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं और तुम है, अगर मेरे पास 10 बंदूकें हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 हैं, तो क्या होगा, कल को मैं जो मर्जी चाहूं, तुम अगर मेरे से उल्टा बोल लोगे तो मैं 10 के 10 बंदूकें ला के तुम्हारे आगे तान दूंगा, तो तुम्हें माननी पड़ेगी वो बात, है ना। लेकिन ऐसा हो कि भाई मैं सो रहा हूं और तुम उठ के मेरी है ना बंदूकें ले लो सारी की सारी। तो ये चीज होती है, मतलब अगर किसी कंट्री के पास एटॉमिक पावर है ना, तब उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप चोरी छुपे बना लीजिए, लेकिन जब कोई बनाने लग रहा है तब उसे रोका जा सकता है, ठीक है। क्योंकि तब तो बहुत वो है, बहुत ज्यादा टाइम है उनके पास, क्योंकि बनाने में टाइम भी लगेगा। तो इतने बंदा अगर मेरी बंदूक के छीन रहा है तो मैं उसके हाथ वाथ वहीं पकड़ के उसे धर दबोचूंगा। तो ये चीजें हुई। इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने इंटरनेशनल कमेटी में जैसी बात फैली कि भाई ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत दबाव बना। इन्होंने समझाया कि भाई हम तो सिर्फ 3% ही कर रहे हैं। 3% तो क्या चीज होती है कि 3% से सिर्फ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, हमारे लिए वो जरूरी भी है। लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा चीजें हुई। यूएस ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि भाई इनका पेमेंट सिस्टम ब्लॉक कर दिया, यहाँ से यूएस से जितना सामान मिलता था, है ना, नॉर्मल नॉर्मल, क्योंकि डॉलर की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, तो ये जो भी खरीदेंगे वो डॉलर से मिलेंगे उनके बदले। डॉलर को फिर बेचना भी तो आगे है ना, यूएसए में इन्वेस्ट करना है। अब वहीं पे पेमेंट ही रिसीव नहीं हो रही, पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही, या पेमेंट आगे ही नहीं जा रही, तो बहुत सैंक्शन लगे, बहुत रिस्ट्रिक्शन लगे। अल्टीमेटली इन्होंने विड्रॉल कर लिया। लेकिन एक दिक्कत, एक तनातनी वाली सिचुएशन तो आई गई थी। लेकिन उसके बाद ओबामा की एंट्री होती है भाई, है ना। अब ओबामा पावर के अंदर आए। ओबामा ने थोड़ा सा दिमाग वाला मूव अपनाया। ओबामा ने पहले तो इन्हें समझाया कि भाई एक चीज करते हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, इन्हें हटाओ। और बात सुनो, देखो, एक डॉक्यूमेंट साइन करते तुम्हारी न्यूक्लियर पावर के रिलेटेड ना, जितना भी ताम झाम है तुम्हारे पास, एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। उस डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे तुम्हें बेसिकली। लेकिन ईरान बिल्कुल नहीं चाहता था कि भाई इस मामले में कोई भी हमें कुछ भी करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को पता था कि भाई न्यूक्लियर पावर अगर मिल जाएगी ना, तो कल को हमें कोई नहीं दबा पाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर बहुत है। उसकी भले ही हर दुश्मन से ये चीज हो कि भाई इससे कुछ नहीं करना, इससे कुछ नहीं करना, उसकी हर किसी से दुश्मनी है, लेकिन कोई उसे टच नहीं कर पाता, क्योंकि वो पॉलिसी अपनाता है नो होल्ड बैक। वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर चलाना ही जानता है, इसीलिए कोई उसे तंग नहीं करता। और कहीं ना कहीं ईरान को ये बात पता थी कि भाई हमने ये सब ना उल्टा सब करके यूएस से हमारे अगेंस्ट हो रखा है, कल कोई हमारे सर पे चढ़ जाएगा, हम इसके बारे में साइन वाइन करेंगे ही नहीं इन डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो ओबामा ने क्या किया कि भाई फिर करते रहो, इन पे और रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। और रिस्ट्रिक्शन लगाए तो भाई अब तो बिल्कुल ही हालत खराब हो रखी थी। तो हटते गए लगते गए यही सीन होता रहा। इस बार रिस्ट्रिक्शन लगे तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो 15 जुलाई को एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया गया, जिसे हम जेसीपीओ भी बोलते हैं। इसके अंदर ईरान में अगर कोई भी न्यूक्लियर चीज हो रही है, उसके तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3% या 6% ही एनरिचमेंट करना दिया जाएगा, उससे ऊपर नहीं करना।
और ये चीज करने के लिए वहां प्रॉपर कमेटी वगैरह बैठेगी जो तुम्हें मॉनिटर करेगी, 24 घंटे मॉनिटर्स लगे होंगे, कैमरास लगे होंगे, तो जो भी तुम कर रहे हो तुम्हारी हर एक मूव को देखा जाएगा, बदले में सैंक्शंस वगैरह हटा दी। ठीक है, हमें और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेसीपीओ ये सब हो रखा था। अब 2018 में ट्रम्प इलेक्शन जीतते हैं, ट्रम्प आ जाते हैं पावर में, और ट्रम्प आते ही बोलते हैं कि भाई ये जो ओबामा करके गया है ना जेसीपीओ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये बहुत ही खतरनाक है। इसके अंदर क्या है कि भाई बहुत सारी चीजें मिसिंग हो रखी हैं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने क्लियर ही नहीं कर रखी, और जो अब रिसेंट टाइम में एक्सपायर होने वाली है, जिनकी एक्सपायरी डेट है। और अगर एक बार ये एक्सपायरी डेट हट गई और धीरे धीरे ईरान इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि उसे आगे जाके रोकना ही मुश्किल हो जाएगा, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कल को ईरान एटॉमिक पावर बन जाए। हमारे वहां बेस लगे हुए हैं, कल को वो एटॉमिक पावर बन गया तो सारी की सारी जितनी डील है, जितने भी यूएस से बेस बना रखे हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। फिर बात हुई कि तो यूएसए ने विड्रॉल कर लिया भाई जेसीपीओ प्लान से। अब इन्होंने विड्रॉल कर लिया तो भाई ईरान कौन सा वो होने वाला है। ईरान ने भी क्या किया, ईरान ने भी चीजें अपनी सुलटाई, वो भी एनरिचमेंट तेजी से करने लग गया। एनरिचमेंट तेजी से किया तो यूएसए ने क्या किया, अटैक कर दिया, उनके मिलिट्री जनरल है वो खत्म कर दिए। तो वॉर वूर जैसी अब ये हो गया था तो अटैक, अब वॉर स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन तभी अगले साल तक ट्रंप हार गया। ट्रंप हारने के बाद जो बाइडेन आ गए। जो बाइडेन ने आके कहा कि भाई एक काम करते हैं, जेसीपीओ वाला है ना उसको दोबारा लगाते हैं। इन्होंने बात की ईरान से, ईरान ने कहा ठीक है हम जेसीपीओ मान लेंगे तुम्हारी, लेकिन हमें फ्यूचर गारंटी चाहिए। कल को ऐसा नहीं है कोई दूसरा बंदा आके बैठे वो बोल ले कि भाई हम जेसीपीओ से बाहर हो रहे हैं। तो ये सब बातें हुई, तो लेकिन ये चीजें जो बाइडेन थोड़ी कर सकता है, उन्हें मना कर दिया कि भाई मेरे हाथ में तो ये चीज है नहीं। तो यही चीजें तनातनी वाली सिचुएशन चलती रही। उसके बाद मामला गर्म हुआ 11 अप्रैल 2021 को। इसके अंदर यूएसए और ईरान के अंदर बात चल रही थी, इनकी मीटिंग चल रही है, पीछे से क्या किया, इसराइल ने अटैक मार दिया ईरान पे। ठीक है, जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वहां पे जितने सेंट्रीफ्यूज थे, जो भी सिस्टम था, वहां पे अटैक हो गया। वहां पे अटैक होने के बाद भाई ईरान और ज्यादा गुस्से में आ गया। लेकिन ईरान ने एक तगड़ी चीज की, ईरान ने बोला कि भाई ठीक है तुमने ये जो किया है ना, अब हम 3 या 6 छोड़ हम 60% एनरिचमेंट करेंगे, और हम 90 भी कर देंगे। आगे से अगर ऐसा अटैक हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो भाई ये चीज करके 11 में, एक साल में अटैक जब हुआ, एक साल के अंदर ही 60% एनरिचमेंट कर लिया। इस चीज को लेके अब भाई हर जगह बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होगी। यूएन के अंदर भी वोट वगैरह हुए कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इंटरनेशनल प्रेशर बना। लेकिन इन्होंने भी बोल दिया कि भाई अब हम जब इतना कॉपरेट कर रहे थे तब तुमने पीछे से अटैक क्यों किया। तो ईरान ने क्या किया, आईईए जो है ना, जो इंटरनेशनल कमेटी है जो इनके एनरिचमेंट को मॉनिटर कर रही थी, उनका आना ही बैन कर दिया, उनके तार वार सब सारी चीजें काट दी, सब तोड़ दिया, और सिक्योरिटी फुटेज वगैरह सब डिलीट कर दी। इस चीज को देख के भाई वहां के जो डायरेक्टर हैं वो गए भाई इस कमेटी के कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये तुमने गलत किया। तो बातचीत हुई, थोड़ा सा मानने, वापस सिक्योरिटी कैमरास डाले गए, लेकिन अब एक न्यूट्रल सिचुएशन आके रुक गई है ना, क्योंकि गलती यूएसए की भी है ना, ईरान तो कॉपरेट कर ही रहा था। तो यही सब चीजें चलती रही, न्यूट्रल सिचुएशन आई, और उसके बाद आया 3 मार्च का टाइम। 3 मार्च 2023 को न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है 12 दिन के ब्रेकआउट पे पहुंच गया। 12 दिन का ब्रेकआउट ये कहता है कि 60% से 90% तक पहुंचने में अब सिर्फ 12 दिन लगेंगे ईरान को। अगर उसे 12 दिन मिल जाते हैं तो वो उसके पास इतनी पावर हो जाएगी कि वो एटॉमिक बॉम्ब बना सके, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब इटसेल्फ बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। ठीक है, वहां पे और भी चीजें इन्वॉल्व होंगी, उसके अंदर उस एनर्जी को कैसे डालना है, उसके बाद केसिंग कैसे बनानी है, और भी चीजें होंगी। लेकिन 2025 में फिर से ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर से री एंट्री करते हैं और 60 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं, मैं तुम ये जो भी न्यूक्लियर वाले ताम झाम कर रहे हो ना,
इस सब को हटाओ और न्यूक्लियर पावर नहीं बनना तुम्हें, मैं 60 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, अगर तुम ये 60 दिन में मान जाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे तुम्हें। 60 दिन का अल्टीमेटम हुआ, 60 दिन 60 के बाद 61 डे हो गए, लेकिन 22 जून को जैसे ही 61 डेज हुए, इन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कर दिया, जहां पर यूएसए के चीजें आई बहुत सारी, ठीक है, मिसाइल्स वगैरह आके यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटी के ऊपर गिर गई, जिसको लेके भाई ये लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है ना। ट्रम्प बोले कि भाई हमने सब कुछ खत्म कर दिया है ईरान के अंदर, अब नहीं होगा ये सब कुछ। लेकिन फिर पता चला कि भाई ईरान तो और भी ज्यादा चालू निकला। ईरान ने हमला होने से एक दिन पहले ही 100 किलो जो यूरेनियम है जो इनरिच हो चुका था उसे अलग जगह शिफ्ट कर दिया है। तो भाई तुमने जितना भी खत्म किया उसका कुछ फ्रैक्शन तो रह गया है। इसके बाद दिसंबर 2025 में और भी सिचुएशंस हुई, मैसिव प्रोटेस्ट वगैरह हुए ईरान में, क्योंकि वहां की जनता अली खमेनी के इन चीजों से खुश नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वॉर होती है, अटैक्स होते हैं, तो नॉर्मल जनता भी परेशान होती है। तो मैसिव प्रोटेस्ट वगैरह हुए, बहुत ज्यादा मात्रा में हुए, और इस बार का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा था। इस चीज को देख के यूएस से भी खुश हो रहा था कि भाई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, लेकिन अली खमेनी कौन से रोकने वाले थे, उन्होंने कम से कम भी 6000 लोगों को मार दिया, जिनके अंदर बहुत सारे सीआईए और इन सब के एजेंट्स वगैरह मिले। तो कहीं ना कहीं लोग अब रुक गए है ना, प्रोटेस्ट का आइडिया भी फेल हो गया। लेकिन इसके बाद फिर से 6 फरवरी इसी साल फिर से मीटिंग हुई ओमान के अंदर, वहां पे फिर बातचीत हुई कि भाई ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है, लेकिन ले देखें सब कुछ वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे आगे रुक जाता है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे आते आते इस बार क्या हुआ कि चलो ठीक है, इस बार सारी की सारी चीजें मान रहे थे, लेकिन जब मीटिंग चल रही है 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च हो जाता है। एपिक फ्यूरी के अंदर ये लोग क्या करते हैं, यूएसए वाले जितने भी ईरान के टॉप लीडर्स हैं, है ना, टॉप लीडर्स में मिलिट्री जनरल हो गए और भी सारे लोग हो गए, इनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये सारे एक ही जगह पर इकट्ठे होने वाले। यूएसए क्या करता है, उठा के इनके ऊपर बॉम्ब मार देता है, जिसमें ये सारे लोग मर जाते हैं, 9 लोग खत्म हो गए। लेकिन ईरान बहुत तेज था इसको लेके, ईरान को पता था कि भाई एक बार क्या हुआ कि साइड वाले देशों में यूएसए ये चीजें करता रहता है, जो उसके अगेंस्ट है उसको उठा के उसकी रिजीम चेंज करवा देता है। तो ईरान ने अपने कंट्री को अलग अलग प्रोविंस में बांटा हुआ था कि कल को अगर लीडर मर जाए तो अगला लीडर ऑलरेडी हो हमारे पास उस प्रोविंस का, ताकि चीजें वैसी ही चलती रहे, रिजीम कोई बदल ना पाए। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो अयतुल्ला खमीनी लेके आए थे उसको कोई बदल ना पाए और ये चीजें फिर से खराब ना हो। तो इन्होंने क्या किया कि ईरान ने जितने भी यूएस से बेसिस थे मिडिल ईस्ट के अंदर उन सब पे बॉम्ब मारने लग गया। तो एक सिचुएशन ये हो रखी है कि दिक्कत कहाँ है कि यूएस से ईरान पे बॉम्ब मारता है, ईरान जो है इराक पे बॉम्ब मारता है। तो एक ट्रायंगल सिचुएशन हो रखी है जिसमें बेफालतू में ये चीजें हो रही हैं और बहुत ज्यादा तनातनी वाली सिचुएशन बन रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बाकी कंट्रीज अफेक्ट हो रखी है। अब जोग्राफिकली देखें तो भाई ईरान जोग्राफिकली बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि उसके पास पहली बात तो पहाड़ बहुत सारे हैं, जितना भी एरिया है वो बिल्कुल मिड में है जहाँ पे लोग रहते हैं, आसपास पहाड़ों की प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। तो पहाड़ों के ऊपर से किसी को मारा जा सकता है, सामने जो मिडिल ईस्ट है वहां पे, और अगर कोई सामने से मारना चाहे तो उसे पहाड़ क्रॉस करने पड़ेंगे। पहाड़ अगर फुट से भी आए सोल्जर, और अगर नहीं भी आए तो वैसे भी एक नेचुरल शील्ड बनी हुई है। तो ये एक ट्रायंगल सिचुएशन है जिसमें यूएस से ईरान पे अटैक करता है, ईरान इजराइल पे अटैक कर देता है, यूएस इजराइल जो है वो यूएसए को समझाता है कि भाई ये मेरे पे अटैक कर रहा है, इसको समझाओ। यूएस से फिर से ईरान पे अटैक करता है, ईरान से फिर से इजराइल पे अटैक करता है, और ईरान का तो चलो एरिया बड़ा है ना, उसको अगर एक जगह लग भी जाता है दूसरी जगह महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमला झेलने की कैपेसिटी बहुत है। इजराइल है छोटा सा, उसके यहाँ वहां अगर बॉम्ब पड़ता है तो आसपास की बिल्डिंग में हिलने लग जाती है, आर्मी तो आर्मी, नॉर्मल पब्लिक भी खत्म हो रही है। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रखा है, और एक कॉस्ट लोड भी है। जैसे ये जो तुम मेरे ऊपर मिसाइल देख रहे हो,
ये ईरान का है ना मिसाइल है, ये कुछ ऐसे ही आता हुआ 30,000 डॉलर समथिंग का। और दूसरी तरफ इसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो रेडार वगैरह हैं वो यूएसए के कम से कम भी 300 मिलियन के। तो ये जो है ये बल्क में प्रोड्यूस हो जाते हैं, ईरान इन्हें बल्क में प्रोड्यूस करके बेचता है। अगर एक भी हिट हो जाता है तो भाई पूरा नाश हो जाता है। ये तो कॉस्ट लोड भी हो रखी है यूएसए के ऊपर। यूएसए के ऊपर कॉस्ट लोड होने के साथ साथ ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये जो छोटा सा एरिया तुम देख रहे हो, यहाँ से बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ यही एक एरिया है जहां से चाइना, इंडिया और जापान इन सब का ऑयल जाता है। और ले देखें ये है कितना, 20 किलोमीटर का होगा। और इसको करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा ईरान को। ये क्या करेगा, एक शिप पर बॉम्ब मार दे, सारी की सारी वैसे ही रुक जाती हैं। और कोई भी शिप आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि सबको ये डर है कि भाई हम मर जाएंगे। तो कल को ईरान जब तक पूरी अपनी गारंटी नहीं देता कि भाई चलो हमारी गारंटी हम तुम्हारे ऊपर नहीं डालेंगे, तो कोई भी नहीं चल रहा। इस चक्कर में ये जो पर्शियन गल्फ है ना, जो अपने साइड में देख रहे हो तुम, यहाँ पर जाम लग रखा है तगड़ा। यहाँ से चीजें अगर इंडिया पहुंचती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो नहीं जा रहे। इंडिया से जो एग्रीकल्चरल चीजें आने वाली हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही, जैसा पिछली वीडियो में तुमने देखा होगा। और यहाँ पे यही सब चक्कर चल रहा है। और अगर ये वॉर खत्म करनी है तो ईरान ने बोला है कि भाई अगर तुम चाहते हो कि ये सब कुछ खत्म हो, हमारी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, जितना भी यूएस ने ये सब किया ना हमारे ऊपर, जितना भी बॉम्बिंग वगैरह और ये सब, हमें पूरी कॉम्पनसेशन चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी सैंक्शन तुमने लगा रखे हैं उन सेक्शनों को हटाओ, और हमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने दो, हमें बना लेने दो आगे, है ना। अब तो तुम कर भी नहीं सकते कुछ। तो ये चीजें, लेकिन एक सिचुएशन तो देखो हो रखी है। यूएस से भी कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, वो भी सुपर पावर है, उसे पता है ना। मिलिट्री में सबसे ज्यादा खर्चा करता है यूएसए। यूएसए समझता है कि इन चीजों में किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ईरान भी कोई छोटी चीज नहीं है। ईरान ने पिछले कई सालों से यूएसए से फाइट करने के लिए इस प्लान को रेडी किया है। और कहीं ना कहीं भाई ये चीजें ना यूं ही चलती रहेगी। और इतने ज्यादा डेस्परेट हो रखे हैं, रिसेंटली अमेजोन के क्लाउड सर्वर्स पर अटैक हुआ। उसके साथ साथ अगर अब ये भी कह रहे हैं कि भाई ज्यादा वो करोगे तो हम जितना भी वाटर प्लांट वगैरह है, वाटर डिसैलिनेशन है, उस पर बम मार देंगे। इस चक्कर में क्या होगा, मिडल ईस्ट में जो पानी वानी है उसकी समस्या खड़ी हो जाएगी। और अगर चीजें ज्यादा ही खराब हुई और ये एक दूसरे पे न्यूक्लियर डालने लग गए, तो भाई आम जनता वैसे ही पिस जाएगी। अभी इंडिया के अंदर ही देख लो, इंडिया के अंदर जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, चाहे वो फ्रूट्स हो या कुछ भी चीज हो, वो मिडल ईस्ट जाने के लिए रुका हुआ है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी पे भी भारी सिस्टम हो रखा है। वहां से जितनी चीजें आने वाली हैं वो चीजें खराब हो रखी हैं। हालांकि कुछ यूएस से और इन सब चीजों ने बोला है कि भाई रशिया से ही खरीद लो, ये वो खरीद लो, लेकिन हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से काम तो चलाना पड़ेगा हमें। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, इसराइल भी भाई थोड़ा सा ये हो रहा है कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो सारे के सारे बहुत ज्यादा, इसराइल इसराइल नहीं, बहुत सारे देश हैं जैसे कुवैत हो गया और ये सब, यहाँ बहुत डरे हुए हैं लोग कि भाई क्या होने वाला है सिस्टम। लेकिन ईरान ने हमारे जो शिप्स हैं उनको आने के लिए बोल दिया है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ चीजें तो अब भी नहीं आ रही है ना। तो ये एक पूरी वीडियो थी जिससे हो सकता है मैं तुम्हें समझा पाया हूँ कि भाई क्यों ये चीजें हो रही है, कहाँ से चालू हुई थी और आते आते कहाँ पर हो गई। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। बाकी तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ कमी लगती है तो कमेंट्स में डाल देना, मैं अगली बार से इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।